Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ज्वाइन किया है वन नेशन वन स्टैंडर्ड ONOS स्कीम को? हमारा पहला ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO जिसे इन शॉर्ट हम बुलाते हैं, इसने ये स्टैंडर्ड सेट करती है रेलवे के लिए। ये अकेली रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है रेलवे मिनिस्ट्री की, जो कि पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने ज्वाइन किया है वन नेशन वन स्टैंडर्ड को। रिकॉग्नाइज किया गया है इसे स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 3 ईयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? मर्सी किलिंग और यूथनेशिया के रेफरेंस में। रिसेंटली क्या हुआ है, कर्नाटका में एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा था, उसकी माँ ने अपील की थी हाई कोर्ट के अंदर। उसकी माँ ने कोर्ट के अंदर अपील की थी कि उसे यूथनेशिया दिया जाए क्योंकि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज़ है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया है। उसकी डेथ भी हो गई है एप्लीकेशन देने के बाद में। उसकी जजमेंट नहीं आई है अभी तक, लेकिन उस बच्चे की डेथ हो गई है। उसका एक्सीडेंट हो गया था 4 साल पहले, और उस टाइम में उन्होंने 4 लाख रुपए स्पेंड किए थे उसके ऊपर। एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक मिडिल इनकम फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। सो इसलिए वो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती, तो इसलिए उसकी मदर ने कहा था कि उसे यूथनेशिया दिया जाए, उसके बच्चे को यूथनेशिया दिया जाए क्योंकि वो कम्प्लीटली बेड के ऊपर था। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अंदर क्या किया जाता है? पेनलेसली डेथ की जाती है एक पर्सन की। कॉमन कॉज वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 के अंदर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। उसके अंदर उसने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट और डाई विद डिग्निटी। इसे हमारा ऑप्शन है वन ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मानकोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 के अंदर केस हुआ था। इसके अंदर कहा गया था कि सुसाइड और यूथनेशिया है वो अनलॉफुल हैं। फिर इस बेंच ने क्या कहा था? आर्टिकल 21 है वो इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई को, मतलब कि हमारे मौत का अधिकार नहीं देता है इसके अंदर। इसे ओवर रूल कर दिया गया था पी रैथमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 309 है जो कि सुसाइड से रिलेटेड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे ओवर रूल कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो अरुणा सानबंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 2011 के अंदर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसिव यूथनेशिया है वो दिया जा सकता है, उसे नोट किया जा सकता है कुछ एक्सपोनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इसके साथ में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अपेक्स कोर्ट के साथ में। कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट और डाई विद डिग्निटी को, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट है इसका मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इंक्लूड करता है पर्सन जो कि है डाई, उसकी मौत बिना किसी सफरिंग के। दो तरह का होता है यूथनेशिया, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। एक्टिव के अंदर क्या होता है? एक्टिव के अंदर उसे कोई इंजेक्शन दिया जाता है, एक ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरा क्या होता है? पैसिव के अंदर क्या होता है? पैसिव के अंदर होता है कि पैसिव में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जैसे कि वेंटिलेटर होता है या फिर जो फूड की ट्यूब होती है उसे निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये 2 तरीके होते हैं। हमारे देश में पैसिव यूथनेशिया है उसे कुछ केसेस के अंदर अलाउ किया जाता है। एक्टिव को सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें। वीनस और यूरेनस हैं वो अकेले ऐसे प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के अंदर जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस पे। जो वीनस का जो रोटेशन पीरियड है वो लॉन्गेस्ट होता है सोलर सिस्टम के अंदर। नीरा एंड विगास ये दोनों ही रोबोटिक मिशन है नासा के वीनस के लिए। हमारी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी।
हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बट वो इनकरेक्ट है। रिसेंटली नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बुलाया जाता है, उसने अनाउंस किए हैं 2 रोबोटिक मिशन वीनस के लिए। इन 2 सिस्टर मिशंस को नाम दिया गया है डिविंची प्लस और वर्टिस। इनका एम है अंडरस्टैंड करना कि वीनस है वो इनफर्नो कैसे बना। सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह वीनस और यूरेनस भी हैं, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस के ऊपर। उसके ऊपर वीनस के ऊपर एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है अपने एक्सिस पे घूमकर सन के ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। हम देख सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड नेपच्यून। ये मिशन भेजे जा रहे हैं, एक तो वीनस के लिए और दूसरा यूरेनस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? H10N3 के। पहली स्टेटमेंट क्या है हमें? ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि कॉमनली कहा जाता है बर्ड फ्लू। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा एनिमल्स के अंदर स्प्रेड करता है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जान लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली चाइना है रिसेंटली चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया है पहला केस ह्यूमन इन्फेक्शन का H10N3 वायरस का, जिसे बर्ड फ्लू बुलाया जाता है, जो चाइना का जिंगशू प्रोविंस है उसके अंदर। वैसे चाइनीज़ नाम बहुत अजीब होते हैं ना, काफ़ी बार तो समझ में ही नहीं आते क्या बोलना है। ओके आगे देखते हैं। H10N3 एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि कॉमनली बुलाया जाता है बर्ड फ्लू वायरस। फिर क्या है? ये एक लो पैथोजेनिक है, जो कि कम सीवियर होता है, जिसका स्प्रेड होने का रिस्क है वो बहुत ही कम है। एनिमल्स के अंदर ये स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जो कि सिमिलर है फ्लू या फिर कोविड-19 की तरह ये स्प्रेड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का डेजिग्नेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। फिर अगले स्टेटमेंट क्या है हमारी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे NDM में बुलाया जाता है, ये हेड की जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना कि होम मिनिस्टर। देख लेते हैं इसके बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के अंदर पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की जा सके डिज़ास्टर के रिलेटेड मैटर के अंदर। और ये एक्ट है वो डेजिग्नेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDA में है, वो फॉर्मली बनाई गई थी तो 27 सितंबर 2006 को। किसके अकॉर्डिंग्स में? जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके अंदर। और ये हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये इसके चेयरपर्सन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? डीप सी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग। डीप सी ट्रैवलिंग एक इंडस्ट्रियल वे है किसका? फिशिंग का, जिसके अंदर लार्ज नेट को यूज़ किया जाता है कि सी फ्लोर के ऊपर लिफ्ट किया जा सके मरीन एनिमल्स को। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है? परमिशन दी है फॉरेन ट्रैवलर्स को कि वो हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कंट्री का, उसके अंदर डीप सी फिशिंग करें। ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने 2017 में ही फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उनको फिशिंग करने से मना कर दिया था। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 2017 के अंदर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मना कर दिया था। फिर क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कंट्री का, वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? 370 किलोमीटर्स, जो हमारा कोस्ट लाइन है उससे। और डीप सी ट्रैवलिंग है वो डिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल वे और मेथड है जिसके अंदर लार्ज नेट को यूज़ किया जाता है ताकि निकाला जा सके मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस हैं, श्रिम्प है, कोड है, इनको निकाला जा सके। और ये कंसिडर किया जाता है, ये मेथड प्रोमिनेंट मेथड है फिशिंग का पूरी दुनिया के अंदर।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना है लैंड्स कौन कौन सी हैं पर्शियन गल्फ के अराउंड। हमारे ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर। हमारे इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है ये बताना है हमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हम देख लेते हैं, पर्शियन गल्फ है वो शेयर करता है बाउंड्री, वो शेयर किया जाता है 8 कंट्रीज़ के द्वारा, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। हम देख लेते हैं, ये पर्शियन गल्फ है और ये शेयर किया जाता है इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ईरान, कतर, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिगार्डिंग। कंट्रीज़ हैं वो एंटी डंपिंग प्रोब करती हैं जब उनको लगता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो हर्ट हो। अगली स्टेटमेंट क्या है, कंट्रीज़ इम्पोज करती हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी आउटसाइड द रिजीम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कंडक्ट करते हैं एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसको 50 रुपीज़ में बेचते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर वो 100 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने उसे डंप कर दिया है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। यही इसके अंदर समझाया गया है कि जो ये प्रोसेस है इसका कैसे डिफ़ाइन किया गया है कि जो एक्सपोर्ट हैं प्रोड्यूस हैं, एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस हैं, उनका प्राइस है वो काफ़ी कम कर दिया जाता है, जो कि जो प्राइस उनके खुद के देश में दिया जाता है उससे कम कर दिया जाता है। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ हैं वो कंडक्ट करते हैं एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन एक्ट के अंदर, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जिसे अमृत बुलाया जाता है इन शॉर्ट, या फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन के द्वारा, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लांट, जिसे NEMMP 2020 बुलाया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। इंडिया के अंदर साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, इसका मोमेंटम देखने को मिला है इंडियन सिटीज़ के अंदर। ये चैलेंज है लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 25 जून 2020 को, और ये किसके रिस्पॉन्स में, कोविड-19 के रिस्पॉन्स में। कोविड-19 ने इनरोड किया है कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से साइकिलिंग की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट मनरेगा स्कीम बुलाते हैं, उसके रेफरेंस में हमें बताना है। हमारी पहले स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करवाएगी सेपरेट बजट SC/ST कैटेगरीज़ के लिए मनरेगा के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से वेज पेमेंट के लिए। फिर क्या है, अभी जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है मनरेगा के अंदर वो वन टाइप है, इसके अंदर कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई है। तुम्हारे हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, सेंटर ने स्टेट से कहा है कि वेज पेमेंट है जो है मनरेगा के अंदर स्कीम के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर जो अदर कैटेगरीज हैं उनके अंदर इस साल से